आज हम लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, ये चैप्टर हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है और अब दोबारा यही चैप्टर हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो हमें पढ़ना है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। हम जो भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो वन वेरिएबल वाला ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन ये सब दोबारा देख लेते हैं क्या है। An expression of the form px is equal to a naught a1 x a2 x square dot a n x to the power n where a n not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. Here a naught a1 a2 up to a n are real numbers and each power of x is a non-negative integer. ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना है कि चीजें क्या है ये। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिखे कुछ इस तरीके से a नॉट a1 a2 a3 an इस तरीके से अप टू x to the power n तक, where an not equal to 0 and is a polynomial of in x of degree n. Here a नॉट a1 a2 a3 ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है। ये सारे के सारे जो a1 a2 a3 a4 इस तरीके के चीजें आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ऐसे करके पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है। और हमारे पास वेरिएबल है कौन सा, ये हमारा वेरिएबल है, ये भी हमारा वेरिएबल है। ठीक है। ये एक ही वेरिएबल है x। तो यानी कि हमें क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें पॉलिनोमियल को समझना है तो ध्यान से, बड़ा ही आसान है समझना कि कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट के साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई होके रहेगा, वेरिएबल मल्टीप्लाई होके रहेगा, बहुत बढ़िया। अब उसके साथ या तो प्लस या तो माइनस एन। माइनस एन मतलब अगर कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो माइनस एन, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन। तो यानी कि कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा और उनके बीच में कौन सा साइन होगा, प्लस या फिर माइनस साइन होगा। जहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है हमें, वो ध्यान क्या रखना है कि each power of x is a non-negative integer। ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं हो। ठीक है। ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं हो तो क्या हो, नेगेटिव नहीं हो तो या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरीके के जो नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, जो भी वेरिएबल का पावर है, यानी कि x x स्क्वायर x टू द पावर n, जो भी वेरिएबल का पावर है वो या तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। पावर कभी -1/2 1/2 -1 3.5 इस तरीके के फॉर्म में हमारा पावर नहीं हो सकता है। पावर जो होगा 0 से स्टार्ट होके वह 0 1 2 3 4 इसी तरीके का पावर हो सकता है। ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें कि पोलिनोमियल कैसा दिखेगा, तो पोलिनोमियल कुछ इस तरीके का दिख सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यानी कि हमें क्या दिख रहा है, हमें कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, और उसके बीच में या तो प्लस या तो माइनस साइन है, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ जो x का पावर है, देखिए इधर x का पावर 2 है, इधर x का पावर 1 है, इधर कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है, 1 मतलब x का पावर 0 है। ठीक है। तो यानी कि इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और साथ ही साथ क्या है, जो भी वेरिएबल का पावर है वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो भी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या किसी को पता है कि याद है कि डिग्री क्या होता था, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, highest power of polynomial. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। तो यानी कि डिग्री जो होता था वो होता था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अब देखेंगे ये वाले पॉलिनोमियल में मैंने जो एग्जांपल लिया उसका हाईएस्ट पावर कितना निकल के आया, x टू दी पावर 2, x टू दी कुछ नहीं है मतलब 1 है, x टू दी पावर 1। तो यानी कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 2। तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2 है। ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री कितना हो गया, 2। ठीक है।
तो ध्यान से समझिएगा, ये ए एन नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, ये अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे हम लोग, उस पर इतना दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी बस सिंपल से समझिएगा कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होना चाहिए, वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए, उनके बीच में प्लस या माइनस साइन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 किस तरीके का होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, या नेगेटिव फ्रैक्शन या पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ कोई डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। जब भी इस तरीके की चीजें होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। हमारे पास कुछ कुछ बुक वाले एग्जांपल भी हैं, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 में कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जो भी x का पावर है वो क्या है, x का पावर जो भी है वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 1 है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो गया। सिमिलरली ये भी सेम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गया। इसको भी देखूंगा, वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, बीच में प्लस माइनस प्लस साइन है, और जो भी वेरिएबल है यानी कि y उसका पावर 3 2 1, यानी कि किस तरीके का है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। इसमें देखूंगा कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, इस सब का मल्टीप्लिकेशन है, साथ ही साथ बीच में प्लस माइनस साइन है, और जो भी वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का पावर कैसा आ रहा है, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। तो ये था हमारा डिग्री के बारे में बातचीत, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। पॉलिनोमियल देखने में कैसा होगा, पॉलिनोमियल देखने में कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, साथ ही साथ उनके बीच में प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किया गया होगा, और उसके बाद आखिरी पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, मैंने बहुत बार बोल दिया ये चीज। अब देखिए पूछा गया है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा है। हम लोग देखते हैं कि रूट एक्स प्लस थ्री का मतलब क्या होगा, एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वेरिएबल का जो भी पावर है वो इस तरीके का होना चाहिए, 0 1 2 3 4, ना कि -1/2 1/2 -1, यानी कि नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, या फिर कोई भी डेसिमल नंबर टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पावर क्या आ जा रहा है, एक्स का पावर क्या आ जा रहा है 1/2, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ सबको। अब इसको इधर दिखेगा 1/x/5, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, 1/x+5 ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्वेश्चन क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के फॉर्म में दिखा जाएगा, जहां पे x रहेगा कांस्टेंट रहेगा, x रहेगा कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ना कि हमें ऐसा बोला गया है कि 1 बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, 1 बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इस तरीके की चीजों को नहीं बोला गया है। हमें सिर्फ बोला गया है कि एक ही न्यूमेरेटर टाइप की ही चीजें होगा और ऊपर ही सबको सब दिखाई देगा। बट ये क्या दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ कांस्टेंट है नीचे कुछ नंबर है। बट हमें जो पॉलिनोमियल बोला गया था वो सिंपली एक ही लाइन के अंदर दिखा जाएगा, ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ अगर इस टाइप के आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जितना दिया गया है चीजों को हमें उतना ही समझना चाहिए। हमें दिया गया x+5 ये हमारा पॉलिनोमियल है, बट 1/x+5 ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमें x+5 जैसा फॉर्म दिया गया है। देखिए कि अगर मैं दो नंबर यहाँ तक ले लूं, मान लेते हैं x+5 इस तरीके के नंबर आ गया तो ये पॉलिनोमियल है, बट 1/x+5 हुआ तो वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। सिमिलरली सेम कंसेप्ट हियर आल्सो कि 6/x² ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो तरीकों से किया जाता है, इसमें एक ही तरीका बताया गया है, बट मैं दोनों तरीका आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल में एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल में एक चीज होता है, मैं फटाफट दो तीन पॉइंट आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉलिनोमियल में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं टर्म। अब ये टर्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ऐसा लिखा हुआ है 5x⁻³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसे लिखा गया है, ठीक है।
अब सबसे सिंपल सा सबसे मेन चीजें क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस के अलावा टोटल कितना नंबर है, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है। तो टोटल हमारे पास जितने प्लस और माइनस जितने लोगों को सेपरेट कर रहे हैं उन सबको हम लोग एक एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, टर्म हो गए। ये सारे हमारे क्या हो गए, टर्म हो गए। ये भी हमारा टर्म हो गया, ये भी हमारा टर्म हो गया, ये भी हमारा टर्म हो गया, और ये भी हमारा टर्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, टर्म हो जाते हैं। तो टोटल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये वाला पॉलिनोमियल जो मैंने लिखा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 4 आ गए, 1 2 3 4। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें अगर पूछा जाए कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कौन से हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म अगर पूछा जाए कि इसमें पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, माइनस 5x। बहुत बढ़िया, 5x नहीं माइनस 5x। ठीक है, इसमें पहला टर्म जो हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है, दूसरा टर्म जो हो गया माइनस 5x, और थर्ड टर्म जो हो गया वो हो गया 6। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है, एक है 3x स्क्वायर, एक है माइनस 5, तीसरा है 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्म्स के बारे में। ठीक है, दूसरा एक और चीज हमें देखने को मिलता था जिसको हम लोग बोलते थे कोफिशिएंट। ये सारी चीजें मैं फटाफट आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब अगर मेरे पास ऐसे 3x स्क्वायर 5x सॉरी 3x स्क्वायर y ऐसा लिखा हुआ रहता कहीं पे 3x स्क्वायर y। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 3x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, 3x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, y। तो अगर मैं मेरे को पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ 3x स्क्वायर वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। अगर मेरे को पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y, तो वो कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यानी कि हमेशा कोफिशिएंट जो होता है कि क्या कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये एक के साथ जो दूसरा चीजें मल्टीप्लाई हो रखा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर मेरे पास पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ 3 यानी कि 3 के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, तो ये सारे के सारे यानी कि एक के साथ जो दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो था कोफिशिएंट की बातें। अब कोफिशिएंट जो होता है उसमें दो तरीके की चीजें नंबर मल्टीप्लाई करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या 3x स्क्वायर वाई, इसमें एक है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल नंबर कौन सा मल्टीप्लाई कर रहा है, 3। और जो वेरिएबल कोफिशिएंट या फिर लिटरल कोफिशिएंट हम जो दूसरे वाले को बोलते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट या फिर लिटरल। ठीक है, वेरिएबल का एक नाम लिटरल भी होता है। वेरिएबल कोफिशिएंट या फिर लिटरल कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए बाय डिफॉल्ट कि इसका कोफिशिएंट बताइए एक्स स्क्वायर वाई का, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की ही बात करेंगे। आया समझ में, बट एक्चुअली में कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल वाला पार्ट भी हो सकता है, यानी कि एक दूसरे के साथ जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। आया समझ में सबको, बट बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए हमें कोफिशिएंट तो हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेंगे हमेशा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट इन 5xy, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 5, दैट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हमें जनरली पूछा जाए तो जनरली हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में ही बताएंगे। अगर ऐसे पूछा जाए अलग अलग करके तो अलग अलग करके सब चीजों का अलग अलग कोफिशिएंट निकल के आएगा। ठीक है, तो हमने टर्म के बारे में देखा, हमने कोफिशिएंट के बारे में देखा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं। पोलिनोमियल का पहला क्लास थोड़ा सा यही सब चीजों में निकल जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल का दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है,
टर्म के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। टर्म के बेसिस पे जो सबसे पहला आता है, अगर मेरे पास टर्म इक्वल टू 1 हुआ, किसी भी पोलिनोमियल का अगर एक टर्म हुआ तो उस पोलिनोमियल का नाम होता है मोनोमियल। ठीक है, उस पोलिनोमियल का नाम होता है मोनोमियल। एग्जांपल के तौर में 3x 5y 7z टू द पावर 6 माइनस 5x टू द पावर 7, कुछ भी हो, मतलब एक ही टर्म वाला पोलिनोमियल। दूसरा आता है हमारे पास टर्म 2। अगर दो टर्म होता है किसी भी पोलिनोमियल के पास तो उस पोलिनोमियल का नाम होता है बाइनोमियल। ठीक है, टर्म का मतलब मैंने समझा दिया था ऊपर ऑलरेडी। अगर किसी पोलिनोमियल के पास दो टर्म होता है तो उस पोलिनोमियल का नाम होता है बाइनोमियल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो ऐसे 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x 2x टू द पावर 3 माइनस 5x, ये सारे के सारे यानी कि कितने टर्म दिख रहे हैं इसमें, दो टर्म दिख रहे हैं, दो टर्म दिख रहे हैं, मतलब उसको बोला जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, तीसरा ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब कितना टर्म, तीन टर्म। जो भी तीन टर्म वाला पोलिनोमियल होगा उसका नाम होगा ट्राइनोमियल। एग्जांपल के तौर पे अगर हमसे पूछा जाए कि ट्राइनोमियल कैसा दिखेगा, तो एग्जांपल के तौर पे ट्राइनोमियल हमारे पास दिखेगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। टोटल कितने टर्म है इसमें, तीन टर्म है। x टू द पावर, चलिए ऐसा लिख देते हैं, x टू द पावर 5 माइनस 6x प्लस 3। ये भी हमारे पास कितने टर्म हो गए, तीन टर्म हो गए। तीन टर्म हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, एक और आता है जिसके बारे में हमें हल्का सा जानकारी रखना है, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मतलब कितना टर्म, टर्म चार। जब चार टर्म वाले पॉलिनोमियल हो जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रिनोमियल कैसा दिखेगा, एग्जांपल के तौर पे चार टर्म वाला, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इस तरीके का पॉलिनोमियल जो होगा उसको हम लोग बोला जाएगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो ये था बेस्ड ऑन टर्म। बेस्ड ऑन टर्म आप लोग को समझ में आया कि पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखा जाएगा बेस्ड ऑन टर्म। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये तो था बेस्ड ऑन टर्म। अब अगला आता है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, मैंने आपको टर्म भी बताया, टर्म क्या होता है। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में डिग्री भी बताया कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल को जो क्लासिफाई किया जाता है उनका क्या क्या नाम होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं और उसका क्या क्या नाम होता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल के क्या क्या नाम होते हैं। सबसे पहला, डिग्री अगर जीरो हो जाए तो उस पोलिनोमियल का नाम होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा, डिग्री जीरो मतलब पोलिनोमियल का नाम क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब बताइए डिग्री का मतलब क्या होता है, highest power of variable. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, किसी का थोड़ा सा माइक्रोफोन गड़बड़ा रहा है, बड़ा अजीब सा साउंड आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब बताइए डिग्री जीरो मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना पड़ेगा डिग्री जीरो मतलब, जीरो होना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 5, ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। कोई नंबर ले लिया 6, ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। कोई नंबर ले लिया -2/3, कोई नंबर ले लिया -7, कोई भी अगर मैं कांस्टेंट नंबर ले लूं तो वो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। कोई पूछेगा सर कैसे, ये कैसे हो सकता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसका जो भी जितना भी कांस्टेंट नंबर आता है उसका डिग्री हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, जैसे मैं इसी को लेके बता रहा हूँ 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 का मतलब 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री कितना है, डिग्री 0 हो गया। ठीक है, तो डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही होगा, एक कांस्टेंट नंबर बस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि px इज इक्वल टू k, जहां पे k जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा।
आया समझ में? तो यानी कि जो भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि px इक्वल टू k, जहां पे k हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर में लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी कांस्टेंट नंबर में लिख दूं, अगर मैंने कांस्टेंट नंबर लिख दिया तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसका डिग्री कितना होगा? 0 होगा। आया समझ में सबको? ठीक है, Yes, sir. अब ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा डिग्री के बेसिस पे जो दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास आता है उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हमें लिखा हुआ मिल गया है, जो लिखा हुआ नहीं था वो सारी चीजें हमने नोट डाउन कर दिया। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। A linear polynomial is of the form px is equal to ax plus p where a does not equal to 0। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होना चाहिए? डिग्री 1 होना चाहिए। अब डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, डिग्री 1 मतलब 2x plus 1, 3x, x, 5x plus 7, x minus 9, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है? 1 है। तो जिसका डिग्री 1 है तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 0 इंटू एक्स प्लस 5, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? 0 इंटू एक्स प्लस 5, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? No, sir. 0 इंटू एक्स हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 इंटू एक्स प्लस 5 कितना निकल के आएगा? 5। तो दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल। आप अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए सुस्मित, शायद आपका माइक्रोफोन में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, बड़ा मतलब नॉइज वाला साउंड आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ये तो x वाला पार्ट तो 0 ही हो जा रहा है, सिर्फ क्या बचा रह गया? 5 बचा रह गया। ठीक है, जब x वाला पार्ट 0 हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा रह गया, तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज हमें समझ में आता है, ध्यान से समझिएगा। कभी भी किसी को अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूं तो यानी कि ये जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि 1 डिग्री वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि इस x के साथ जो वेरिएबल है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल को ax प्लस b लिखूं तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, और सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचेगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी कहलाएगा, वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, देखिए कि वेयर a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तब तो वो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, तब तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा चीज Yes, sir. दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. A quadratic polynomial is of the form ax square plus bx plus c where a does not equal to 0। फिर से वही चीज आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 2। ठीक है, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दूं, इसका भी डिग्री 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका भी डिग्री 2, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसका भी डिग्री 2। तो जितना भी डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल है, ये सारे के सारे हम उसको क्या नाम बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये सारे के सारे को हम क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि इनका जो डिग्री है वो डिग्री कितना है? 2 है। हमें टर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि इसमें 1 2 3 4 कितना टर्म हो सकता है। ठीक है, हमें बस इतना ध्यान देना है कि ये टोटल जो मैक्सिमम जो पावर है वो 2 होना चाहिए, और 2 डिग्री वाले जो भी पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम कितना टर्म हो सकता है? 3 टर्म हो सकता है। 3 टर्म से वो ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या चीज आ जाता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 0 इंटू अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? बताइए। No, sir. ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज
नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्यों क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2x प्लस 5, और 2x प्लस 5 तो लीनियर हो गया। तो इसीलिए हमें बोला गया है कि जो भी अगर मैं ऐसा लिख दूं ax स्क्वायर, ठीक है सॉरी, अगर हमारा जो भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उस केस में हमारा a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। a क्यों जीरो नहीं हो सकता? इसलिए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा, इसीलिए। और सेम चीज यहाँ पे भी हुआ, इसीलिए यहाँ पे भी ये जीरो नहीं हो सकता। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब देखिए आगे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है, सेम तरीके की चीजें हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, ये हमारा थर्ड था, तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल सेम, डिग्री 3 वाले को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें a नॉट इक्वल टू जीरो। a नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जो अगर क्यूबिक बोल रहे हैं तो उसका डिग्री 3 होना चाहिए, तो 3 डिग्री वाले के जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री वाले का कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो मतलब वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ये सब पे याद रखना है, जितने भी अभी तक मैंने करा सब पे ये चीज याद रखना है कि क्यूबिक कैसा दिखता है, क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है, बाई क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार ये सब पे मार्क करते हुए जा रहा हूँ। क्यूबिक मतलब क्या? हमारा डिग्री 3 होना चाहिए, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 4x क्यूब माइनस 3x ये भी हमारा क्यूब है, क्यूबिक है। x स्क्वायर माइनस 5 ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 ये भी हमारा क्यूबिक है। ये सारा का सारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सारा का सारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि सबका डिग्री जो है वो कितना है? 3 है। डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है सब में 3 है, इसलिए सबका सबको क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। उसके बाद एक और आता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब क्या? जिसका डिग्री 4 हो, डिग्री 4 वाले को हम लोग नाम देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब, ये जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं हम इसको। x to the power 4 plus bx cube plus ax square plus dx plus c where a not equal to 0। a not equal to 0 क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो गया तो वो बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, उसका कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं। इसका भी डिग्री 4 है, इसका भी डिग्री 4 है, इस तरीके से एक दो एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x to the power 4 minus x to the power 4 plus 6x cube plus 3 ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक है। बस हमें ध्यान रखना है कि x का जो वेरिएबल जो है उसका मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, टर्म्स के ऊपर कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हमने डिग्री देखा, डिग्री क्या होता है, उसके बाद हमने टर्म देखा, टर्म क्या होता है, उसके बाद हमने कोफिशिएंट के बारे में जानकारी ली कि कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में बांटा जाता है, बेस्ड ऑन टर्म और बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म हमने 4 पॉलिनोमियल देखे, बेस्ड ऑन डिग्री हमने कुछ 5 पॉलिनोमियल देखे। अगला आता है हमारे पास वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम ये इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं पढ़ते, हम सीधा अपने मतलब को समझते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, अगर x की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? x जहां जहां x दिखेगा वहां वहां मैं 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, जहां जहां x दिखा वहां वहां मैंने 1 पुट कर दिया, तो मेरे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 5, तो 1 माइनस 2 प्लस 5 कितना आ गया हमारे पास? 4। ठीक है, तो ये जो 4 निकला, तो 4 जो निकला इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो 4 निकला इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कब निकला? ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकला एट x इक्वल टू 1। जब हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो उस केस में जो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू निकला वो कितना निकला? 4 निकला। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे को ऐसा दे दिया जाए कि कोई भी qx एक दूसरा पॉलिनोमियल या fx कुछ भी दे दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता,
अगर QX दे दिया जाए 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 ऐसा, और बोला जाए कि Q ऑफ ए स्क्वायर निकालिए, यानी कि x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह हमने ए स्क्वायर पुट कर दिया। तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर पुट करेंगे। जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम ए स्क्वायर पुट करेंगे। जहां जहां x दिखेगा वहां वहां ए स्क्वायर पुट करेंगे माइनस 9। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू ए टू द पावर 6 माइनस 6 ए टू द पावर 4 प्लस 7 ए स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को समझिएगा। अगर कोई पोलिनोमियल क्यूएक्स के फॉर्म में है, पीएक्स के फॉर्म में है या एफएक्स के फॉर्म में है, यहाँ पे अगर कुछ लिख दिया जाता है, यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स था, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर लिख दिया, तो हमारा जहां एक्स दिख रहा था वहां वहां हमने ए स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग बस फटाफट ये सारे के सारे रिवीजन के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें आगे क्वेश्चन करने में सारी चीजें याद रहें, और ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है किसी भी हालत में। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, इस चीज को भी देखिएगा ध्यान से। ठीक है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, अब मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं p ऑफ 1 पुट कर दूं, यानी कि x को x की जगह 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं p ऑफ माइनस 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो यानी कि x का दो वैल्यू, x का 1 और माइनस 1, दो वैल्यू पुट करने पे मेरा जो पोलिनोमियल का वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, तब जो x का वैल्यू पुट किया गया है, उस x का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, यानी कि x का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अलग चीज है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये जो निकल के आया p1, ये चीज। ठीक है, और जब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तब इस x का वैल्यू को बोला जाएगा क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा, जीरोस जो होता है वो x का वैल्यू होता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल जो होता है वो p का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है। ठीक है, तो यानी कि x का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ जा रहा है, तो इस x का वैल्यू को क्या नाम दिया जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, ये सब तो आप ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, फिर मैं फिर भी एक बार सारा का सारा चीजें एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ हम लोग अभी एक दो क्वेश्चन से आपके पास। ठीक है, आपको चलिए मैं भी देखता हूँ कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमारे पास px दिए रखा है, हमें बोला गया है फाइंड p3 एंड p ऑफ माइनस 1, व्हाट डू यू कंक्लूड। फटाफट जल्दी कीजिए, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ही मान लेता हूँ। फटाफट, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके बताइए कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। सर p3 0 है। p3 0 और p ऑफ माइनस 1 सर दोनों 0 होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यस सर दोनों 0 होगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। p ऑफ x हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमें पूछा गया है कि p ऑफ 3 कितना होगा, हमें पूछा गया है कि p ऑफ 3 कितना होगा। p ऑफ 3 मतलब कितना, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9, 9 माइनस 6 माइनस 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं। तो p ऑफ माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 3, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 0। व्हाट डू यू कंक्लूड, इससे हमें क्या पता चलता है, कोई बता पाएगा? क्या पता चलता है इससे हमें? and p minus 1 is zeros of px। वेरी गुड।
3 and -1 are zeros of the polynomial. सॉरी, ठीक है। इससे हम क्या बता सकते हैं, therefore x equal to 3 और -1 are zeros, ठीक है, of the polynomial, ठीक है। x का वैल्यू को हम लोग जीरोस बोलते हैं, किसके कौन से पोलिनोमियल का जीरोस है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये जो पोलिनोमियल हमें दिया गया था उस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो से, कौन है, 3 और -1। क्यों, क्योंकि 3 और -1 को पुट करने पे पोलिनोमियल का वैल्यू जो है वो जीरो आ जा रहा है। क्लियर है सबको, ठीक है। यस सर। अब हमारे पास क्या, ये तो चलिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया, उसका पावर कैसा होना चाहिए पढ़ लिया, डिग्री के बारे में पढ़ लिया, टर्म के बारे में पढ़ लिया, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लिया, बेस्ड ऑन टर्म किस तरीके से क्लासिफाई होता है, बेस्ड ऑन डिग्री किस तरीके से क्लासिफाई होता है। फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में अभी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में अभी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें 2-3 चीजें और जानना है, ठीक है, तब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 9th में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, दो थ्योरम पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। क्या किसी को पता है कि दोनों थ्योरम क्या था, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम? एनीवन? ठीक है, ध्यान से समझिएगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे सारा का सारा हमारा है, और ये रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम आगे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए अगर रिमाइंडर थ्योरम भूल चुके हैं तो अभी इसको याद रखिएगा, ठीक है। इफ ए polynomial p of x is divided by x plus a, then p of minus a is the remainder, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताता है, ठीक है, कि अगर मैं x प्लस a से p of x को डिवाइड करूं, ठीक है, p of x को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, x प्लस a से किसको डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी, आप लोग का वीडियो अगर ऑफ हो जाता है थोड़ी देर में तो फिर से ऑन कीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ना है, और ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। अगर मेरे पास p of x है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x प्लस a से, ठीक है। अगर p of x है उसको मैं x प्लस a से डिवाइड कर रहा हूं तो p of माइनस a उसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। p of माइनस a क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर। मैं क्वेश्चन भी करके बताऊंगा एक दो, ठीक है। वीडियो अगर बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज वाला क्लास अगर नहीं पढ़िएगा तो आगे पॉलिनोमियल पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन करना बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान चीज है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो आज का पूरा क्लास इसी पे है, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल के बारे में जितना भी पुराना कॉन्सेप्ट क्लास 8, 9, 10 सारा का सारा कंसेप्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसलिए अभी वाला क्लास बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा, ठीक है। फिर से ज्वाइन कीजिएगा, फिर से हमें थोड़ी देर 15 मिनट 10 मिनट फिर से पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा अपने आप। चलिए, अगर मैं p ऑफ x को x प्लस a से डिवाइड करूं तो p ऑफ माइनस a उसका रिमाइंडर होता है। अगर मैं p ऑफ x को डिवाइडेड बाय x माइनस a से डिवाइड करूं तो p ऑफ a उसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं p ऑफ x को x प्लस a से डिवाइड करूं तो p ऑफ माइनस a उसका रिमाइंडर होता है। अगर मैं p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करूं तो p ऑफ a उसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था, ठीक है। इसमें हम एक और ऐड कर देते हैं कि p ऑफ x को अगर मैं डिवाइडेड बाय ax प्लस b से डिवाइड करूं, ठीक है, ax प्लस b से डिवाइड करूं तो p ऑफ माइनस b बाई a उसका रिमाइंडर होता है,
ठीक है, यानी कि इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझे, किसी क्वेश्चन को लेके समझे, तब हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, चलिए x प्लस 1 से, ठीक है। तो अगर किसी को x प्लस a से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, p ऑफ माइनस a, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, मैं एक एक करके बता दे रहा हूं। चलिए, अगर इसको मैं सबसे पहले x प्लस a से डिवाइड करूं तो p ऑफ माइनस 1 जो होगा वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी x प्लस a लिख दिया मैंने। अगर मैं इसको x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो p ऑफ माइनस, उसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो p ऑफ माइनस 1 से जो वैल्यू निकलेगा सेम चीज आएगा, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए, रिमाइंडर कितना निकलेगा डिवाइड होने पे, आप लोग वैसे भी करके देख सकते हैं, ठीक है, जनरल प्रोसेस पे भी देख सकते हैं, वही चीज आ जाएगा। p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5, यानी कि कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि 5 6 7 8 9, यानी कि x प्लस 1 से इस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, p ऑफ माइनस 1। अगर किसी को भरोसा नहीं होता है कि सर आप तो पता नहीं ये सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग को स्टैंडर्ड मेथड पता है, इसको आप x प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक तो चलो मैं करके बता ही देता हूं, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये और ये कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 9, आया समझ में, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू निकलेगा और डिवाइड करके जो वैल्यू निकलेगा दोनों सेम चीजें आएगा हमेशा, आया समझ में। अगर मान लीजिए इसी को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को, यही जो है, अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, कौन बताएगा, रिमाइंडर कितना होगा, p ऑफ कितना, p ऑफ कितना, p ऑफ 2 इसका रिमाइंडर, p ऑफ 2 इसका रिमाइंडर होगा, कैसे, ध्यान से देखिए, x प्लस a होता था तो p ऑफ माइनस a, यानी कि ये जो a है उसके आगे माइनस लगा दिया जाता था, x माइनस a होता था तो p ऑफ a x प्लस b होता था तो माइनस b बाई a, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से x माइनस 2 है तो p ऑफ 2 उसका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी कि कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 3। अब कौन बताएगा कि अगर मैं इसको 2x माइनस 1 से डिवाइड करूं तब रिमाइंडर कितना होगा, p ऑफ 2x माइनस 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1/2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 3/4 प्लस 5, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप लोग को आता है, बहुत बढ़िया, इतना कैलकुलेशन आप लोग कर चुके हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं हल्का फुल्का बता ही देता हूँ इसको। इधर हमने 4 ले लिया, 1 माइनस 3 प्लस 20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 21, सॉरी ये आ जाएगा 2, तो 2 ये आ जाएगा 18/4, ये आ जाएगा 2 to the 4, 2 9 18, यानी कि 9/2 जो है इसका आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम सबको हो गया, जम गया, समझ में आ गया। रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर निकालने का समान है, ये रिमाइंडर निकालने का थ्योरम है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी एक x प्लस a या x माइनस a या ax प्लस b से डिवाइड करते हैं तो उस केस में उसका रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है, उस केस में उसका रिमाइंडर जो होता है वो निकालने का काम करता है ये, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। आया सबको समझ में रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यस सर। अब रिमाइंडर थ्योरम के साथ एक और चीजें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है, दोनों चीजें साथ में आता है, ठीक है।
तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक और थ्योरम हमें समझना है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बस यही दोनों समझ लेंगे, आगे एक डिवीजन एल्गोरिथम है, बस बात खत्म, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाता है, इसमें ज्यादा है भी नहीं कुछ। ठीक है, चलिए फैक्टर थ्योरम समझने से पहले हमें हल्का फुल्का फैक्टर समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक नंबर ले लूं 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, कौन बता पाएगा? 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 3 4 6 12। हाँ, ध्यान से समझिएगा, फैक्टर का मतलब होता है जिससे हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं। 12 को हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 12 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए 12 के फैक्टर्स। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1 3 5 1 3 5 1 3 5 और 15, ये सारे के सारे 15 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए कि इस फैक्टर में से कोई भी एक नंबर उठाइए। ठीक है, फैक्टर में से कोई भी एक नंबर उठाइए और 12 को डिवाइड कीजिए और बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। जल्दी कीजिए, 12 के फैक्टर में से कोई भी एक नंबर उठाइए और 12 को डिवाइड कीजिए और बताइए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। सर 0 1 कैसे आ जाएगा? 0 हाँ, 0 आएगा। 12 को आप कोई भी इसके कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 2 जा कितना आ जाएगा? 12, कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ठीक है, तो यानी कि हमें ये समझ में आता है, एक नोट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड, ठीक है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर्स, ठीक है, देन रिमाइंडर इज 0। आया समझ में? कोई भी नंबर अगर अपने फैक्टर से डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 0। आया समझ में? सबके दिमाग में घुस गया? ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया मतलब पढ़ने लायक अब कुछ नहीं है, फैक्टर थ्योरम खत्म हो गया, बड़ा ही आसान चीज है। ठीक है, बस इतना ही हमें समझना था कि फैक्टर्स क्या होता है और किसी भी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, सॉरी फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या बताता है, ध्यान से देखिए। if x plus a is a factor of, if x plus a is a factor of p of x, then p of minus a is equal to 0, यही बताता है। ठीक है, अब चलिए एक चीज बताइए, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p of x, ठीक है, और p of x का जो फैक्टर है, एक फैक्टर है x plus a, मैंने मान लिया कि p of x का फैक्टर है x plus a। ठीक है, p of माइनस ए एक्चुअली में क्या बताता है? p of माइनस ए क्या बताता है? p of माइनस ए बताता है कि जब हम px को x plus a से डिवाइड करेंगे तो p of माइनस ए उसका रिमाइंडर होगा। बताता है कि नहीं बताता है? अगर मैं बोल दूं इस बार अगर x plus a उसका फैक्टर बन जाए तो p of x को अगर x plus a से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? मैंने इस बार क्या बोल दिया कि x plus a उसका फैक्टर हो गया, अगर फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर निकालूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर p of x को मैं क्या करूं, x माइनस a से डिवाइड करो और मैं ये बोलूं कि x माइनस a जो है वो p of x का फैक्टर है, तो उस केस में जो रिमाइंडर निकलेगा यानी कि p of a निकलेगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं ये बोल दूं कि p of x का जो इस बार जो फैक्टर है, p of x का जो फैक्टर है वो है ax plus b। ठीक है, और p of x का फैक्टर है ax plus b। अब अगर मैं p of x को ax plus b से डिवाइड करूं तो उस केस में जो रिमाइंडर निकलेगा वो रिमाइंडर कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। ठीक है, वही चीज है कि ये आता है रिमाइंडर, अगर p of x को x plus a से डिवाइड करूं तो p of माइनस a आता है रिमाइंडर। अगर इसी के साथ साथ मैं एक और लाइन जोड़ दूं कि x plus a जो है वो p of x का फैक्टर है,
अगर फैक्टर बन जाता है तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, यानी कि रिमाइंडर, ये तो हमेशा रिमाइंडर आ रहा है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, x प्लस ए से डिवाइड करूंगा तो ये हमेशा रिमाइंडर बताएगा। अगर किसी कारण से ये x प्लस ये फैक्टर बन जाता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बस इतना ही हमारा काम है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या है, ध्यान से समझिएगा चीजों को, बस यही पॉइंट हमारा समझना है, ध्यान से समझिएगा चीजों को, कि अगर मैं x प्लस ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा p ऑफ माइनस ए निकलता है, चाहे फैक्टर हो चाहे फैक्टर नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं p ऑफ x को x प्लस ए से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, p ऑफ माइनस ए। अब अगर ऐसा कंडीशन बोल दिया जाता है इज ए फैक्टर, यानी कि इसके साथ साथ अगर ये फैक्टर बन जाए तो रिमाइंडर का वैल्यू बस यहाँ पे 0, ये ऐसे इधर फैक्टर बनते ही ये इधर वैल्यू 0 हो जाएगा, बस बात खत्म। अगर ये इधर फैक्टर नहीं होता है, ये अगर इधर फैक्टर नहीं होता है तो इधर रिमाइंडर क्या आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे ही बोल दिया जाता है कि x प्लस ए से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर p ऑफ माइनस ए आते थे, अभी भी x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर p ऑफ माइनस ए आ रहा है, लेकिन x प्लस ए जो है अगर फैक्टर बन जा रहा है तो रिमाइंडर जो है वो 0 बन जाएगा बस। अगर x प्लस जो है वो फैक्टर नहीं है तो अब फिर से रिमाइंडर क्या बन जाएगा, p ऑफ माइनस ए बन जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. यानी कि x प्लस ए को फैक्टर बनते ही रिमाइंडर 0 आ जाना है। ठीक है, वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, तो ये था, इसमें रिमाइंडर थ्योरम में एक नोट है, एक पॉइंट है, सॉरी फैक्टर थ्योरम में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं नोट डाउन करवा देता हूं। ठीक है, पॉइंट कुछ इस तरीके का है कि इफ x माइनस ए वन इंटू x माइनस ए टू इंटू x माइनस ए थ्री इंटू x माइनस ए फोर, बहुत सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज ए फैक्टर of polynomial p of x, then p of a1 वो भी इक्वल टू 0 आएगा, p of a2 वो भी इक्वल टू 0, जितना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, p of a3 वो भी इक्वल टू 0 आएगा और p of a4 जो है वो भी इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो आज मैंने पूरा का पूरा बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजों के बारे में जो हमने डिस्कस किया है इसको आप लोगों को पढ़ लेना है, किसी भी हालत में इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, इसको नहीं पढ़िएगा तो आगे सारा चीज समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास से पहले ये मैं पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा, इसका बढ़िया से नोट्स बनाइए, बढ़िया से लिखिए, नोट्स को सेंड कीजिए। आज कोई भी होमवर्क नहीं है, आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है कि पूरा का पूरा नोट्स बनाइए और इस चीज को पढ़िए, और फिर कल अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछिए कि सर ये चीजें समझ में नहीं आया, ये चीजें समझ में आया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कल हम जो चीजें कंटिन्यू करेंगे वो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा अगर आज वाला चीजें आप पढ़ा हुआ नहीं रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.